हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका लास्ट वाला पार्ट थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर का। तो टुडे इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी को, और एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी के अलावा हम लोगों ने गिब्स एनर्जी का इंट्रोडक्शन देखा था और गिब्स एनर्जी के एक्सप्रेशन को देखा था। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो एक बार हम लोग क्विकली गिब्स एनर्जी का एक्सप्रेशन देख लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था। देखते पहले उसको। हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। जी फॉर गन मत बोलना, केमिस्ट्री में व्हाट यू विल से, जी फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। तो जो भी आपका जी होता है उसी का मतलब होता है H माइनस TS। ये वाला एक्सप्रेशन मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताई थी कि जब भी हम लोग इस जी को अगर मुझे डेल्टा जी के टर्म्स पे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी। अगर मैंने यहाँ पे लगाया था डेल्टा तो मैं यहाँ पे भी क्या लगाऊंगी, डेल्टा माइनस टी इंटू यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल्टा। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जो भी टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट, इसलिए टेम्परेचर के सामने डेल्टा नहीं आता। तो अगर आपको याद हो तो ये वाले दोनों एक्सप्रेशंस पे ही हम लोगों ने लास्ट वाला क्लास जो था हमारा एंड किया था। अब हम लोग देखेंगे आपके आगे वाले पार्ट को। सो देखते हैं उस पार्ट को। चलिए, तो अब हम लोग मूव करते हैं आगे। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये है कि अगर मैं बात करूँ गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी की, मतलब मेरे टॉपिक का ही नाम है गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। जितने भी एक्सप्रेशंस आपको इस वाले क्लास में आएंगे वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपको इसी वाले क्लास में न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूलेज आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाले हैं और स्टेट बोर्ड के पेपर में डेरिवेशन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम फुल टू फुल फोकस करो। देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी में मैंने यहाँ ये जाना कि सबसे पहले जो भी आपकी एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी का मतलब होता है S, और जो भी आपके एंट्रोपी का चेंज होता है उसका मतलब क्या रहेगा, डेल्टा S। ठीक है, जो भी आपके चेंजेस होते हैं इन द एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी और चेंजेस इन एंट्रोपी, उसी का मतलब होता है डेल्टा S। ठीक है, हम लोग इस चीज़ से इस चीज़ को कोरिलेट करने वाले हैं। तो अगर हमें गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ना है, यानी कि आपको स्पॉन्टेनिटी को पढ़ना है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको यूज़ लगेगा एंट्रोपी का, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एंट्रोपी बताया। तो एक्चुअली जो भी आपका डेल्टा S टोटल होता है, मतलब जो भी आपकी टोटल एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की, वो होती है डेल्टा S ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग। ये हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में भी देखा था कि जो भी सिस्टम होता है और जो भी सराउंडिंग होता है उसी का टोटल आपका हमेशा टोटल एंट्रोपी चेंज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि अगर मैं बात करूं डेल्टा S ऑफ सिस्टम की, तो हम लोग डेल्टा S ऑफ सिस्टम हर जगह पे नहीं लिखेंगे। तो अगर आपको कहीं पे सिस्टम में डेल्टा S दिखता है, सिर्फ डेल्टा S, जिसके नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेल्टा S दिखता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा S जो होता है उसी का मतलब क्या होता है, डेल्टा S ऑफ सिस्टम। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लो कि कहीं पे भी अगर कोई भी एक्सप्रेशन में आपको डेल्टा S दिखेगा ना, तो वहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि वो डेल्टा S सिस्टम का वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिस्टम की स्टडी करें तो बार बार सिस्टम लिखने का ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग है आपका डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग। अब जो डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग होता है उसी का मतलब होता है डेल्टा H अपॉन टी। ठीक है, सबसे काम की चीज़ जो है वो ये होती है कि डेल्टा H का ही मतलब होता है चेंजेस इन एंथैल्पी, या मैं बोल सकती हूँ चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, H का मतलब होता है एंथैल्पी और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अपॉन में जो T है उसी का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि आप जब बात कर रहे हो सराउंडिंग की, तो आपकी जो भी एंथैल्पी चेंज रहता है ना वो हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, दिमाग में बस इतना फिट कर लो कि डेल्टा S ऑफ टोटल जो होता है उसी का मतलब होता है डेल्टा S ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग। सेकेंड थिंग मैंने ये बताई कि कहीं पे भी आपको डेल्टा S दिखता है तो आपको समझ जाना है कि वही आपका डेल्टा S ऑफ सिस्टम है। तीसरी बात मैंने ये बताई कि डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग का ही मतलब क्या होता है, एंथैल्पी चेंज अपॉन टेम्परेचर।
लेकिन जो एंथैल्पी का चेंज है वो कैसा है, नेगेटिव, इसलिए मैंने लिखा है नेगेटिव। अगर मैं बात करूँ डेल्टा एस टोटल के एक्सप्रेशन की, तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। अब मुझे एक बात बताना कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेल्टा एस से, तो मैं इस डेल्टा एस के सिस्टम के जगह पे क्या लिखूंगी, डेल्टा एस प्लस, आगे देखेंगे ये है आपका डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। अब डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का वैल्यू कितना है, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, तो मैं इसको लिखूंगी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। ये रहा आपका एक एक्सप्रेशन का पार्ट कि टोटल का वैल्यू होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो मैंने लिखा सिस्टम का वैल्यू जो कि है डेल्टा एस और मैंने लिखा सराउंडिंग का वैल्यू। अब मुझे पढ़ना है आगे। आगे मैं क्या करूँगी, मैं कर दूँगी मल्टीप्लाइंग बाय टी। मुझे मल्टीप्लाई करना है टी से, मल्टीप्लाइंग बाय टी टू बोथ साइड, दोनों साइड से हम लोगों को टी को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं टी को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा टी इंटू डेल्टा एस टोटल, यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल्टा एस माइनस यहाँ पे आ जाए आपका डेल्टा एच। ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिलता है। अगर मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे मुझे मिलेगा टी इंटू डेल्टा एस टोटल, वैसे यहाँ पे भी टी आ जाएगा और यहाँ पे जब टी आएगा तो वो वाले टी से ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। काम की बात जो है वो ये है, अब मैं क्या करूँगी, मैं इस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ देख के यहाँ लिख देती हूँ। तो एक्सप्रेशन को मैंने देखा था कि टी इंटू डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, ये मैंने एक्सप्रेशन में देखा था। अब मैंने आगे यहाँ ये जाना कि मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी बाय द नेगेटिव साइन। आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगी कि हम लोग नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बट जब आपका एक्सप्रेशन डिराइव होगा तब आपको समझेगा कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है। तो अगर मैं नेगेटिव साइन से हर जगह पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया ना, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि जो भी आपका गिब्स फ्री एनर्जी होता है ना, मतलब जो भी आपका डेल्टा जी होता है ना, उसी का मतलब होता है माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल। गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है उसी का मतलब होता है माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल, टोटल एंट्रोपी चेंज। ये होती है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू। तो अब मैं क्या करूँगी, गिब्स फ्री एनर्जी का ये वाला वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो मुझे एक बात बताना, डेल्टा जी का मतलब होता है माइनस टी इंटू डेल्टा एस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है माइनस टी इंटू डेल्टा एस, तो मैं उसके जगह पे क्या लिख दूँगी, डेल्टा जी। ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा माइनस टी इंटू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच। अगर मुझे इसको रीअरेंज करके लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, इस चीज़ को पहले लिख दिया है, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो आपको ये चीज़ एकदम बेस्ट तरीके से समझ में आ गई है। तो बस एक्सप्रेशन में आपको क्या क्या याद रखना है कि डेल्टा एस जो होता है टोटल, उसी का मतलब होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। सिस्टम का ही मतलब होता है डेल्टा एस, फिट कर लो दिमाग में, बार बार सिस्टम लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी तो सिस्टम की कर रहे हैं ना भाई, तो बार बार सिस्टम क्यों लिखेंगे। बट जो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का वैल्यू होता है वो होता है माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, क्योंकि एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा लिखा है। तीसरी थिंग, मैंने ये दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे एक वैल्यू मिला। फिर मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग एक ऑपरेशन कर रहे हैं कि टेम्परेचर से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद मैंने सभी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि फ्यूचर में मुझे पता था डेल्टा जी का मतलब होता है माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल, तो उस डेल्टा टी माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल की जगह पे मैंने डेल्टा जी का वैल्यू रख दिया। ये रहा आपका एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के बिना आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। तो ये वाली चीज़ जो है ये मैंने अभी आपको प्रूफ करवा के दिखाई है कि डेल्टा जी का मतलब डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस कैसे आता है। हम लोग को एक्सप्रेशन तो पता था बट इसका प्रूफ नहीं पता था, क्योंकि वो लास्ट वाले क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, बट वो अभी डिस्कस हो गया है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, ये तो हुआ आपका एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखेंगे कि कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी को लेके। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले मतलब लास्ट वाले क्लास में देखा था कि एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी के बीच में क्या रिलेशन है, एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी के बीच में क्या रिलेशन है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी के बीच में क्या रिलेशन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको चार्ट के फॉर्म में पढ़ा रही हूँ तो आपको सब समझ में आएगा। सो देखते हैं उस चीज़ को।
आपको भी बिल्कुल उसी फॉर्म में चार्ट बनाना है जिस फॉर्म में मैं आपको बना के दूंगी। तो कैसा होता है ना, चार्ट को देख के हम लोगों को जल्दी समझ में आता है। अगर खूब सारी थ्योरी लिखा के दे दो ना, या आपके पास थ्योरी हो, तो आपको पढ़ने को टाइम लगता है। और पेपर के वक्त तो हम लोग को सिर्फ 2 या 3 ही दिन मिलते हैं, उसमें भी 16-17 चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि थ्योरी पढ़ते बैठे। तो ऐसे वक्त आपको चार्ट जो होते हैं वो क्विक रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, राइट। देखते हैं उस चीज़ को। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देखा, वो एक्सप्रेशन मेरा ये कहता है कि जो भी आपका डेल्टा जी होता है उसी का मतलब होता है -t इंटू डेल्टा एस टोटल। ये वाला एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेल्टा जी का ही मतलब क्या होता है, -t इंटू डेल्टा एस टोटल। इसके बेसिस पे हम लोग स्पॉन्टेनिटी को डिराइव करेंगे। देखते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा काम का पार्ट है, क्योंकि रट्टा मारने गए तो समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी ना कि आपको ये एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है, देखो ध्यान से। अगर आपका डेल्टा जी जो है वो माइनस डेल्टा एस के बराबर है, फिलहाल आप टी को यहाँ से जाने दो। अगर आप टी को यहाँ से छोड़ देते हो तो आपने यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ से टी को छोड़ दिया तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी मेरा डेल्टा जी है उसी का मतलब होता है माइनस डेल्टा एस टोटल। मतलब जब डेल्टा एस नेगेटिव है तो आपका डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव। और आप वाइस वर्सा भी समझ सकते हो, टी को अगर यहाँ से जाने दो तभी समझ में आता है कि डेल्टा जी का ही मतलब नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस है ना। तो आप एक बात मुझे बताओ कि अगर किसी रिएक्शन में फर्स्ट कंडीशन कुछ ऐसी है कि जो भी आपका डेल्टा एस टोटल जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मुझे एक बात बताना, यहाँ पे डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एस का क्या है, उल्टा है, क्योंकि एक्सप्रेशन में डेल्टा जी का मतलब हो रहा है -t इंटू डेल्टा एस। तो अगर इस t को मैंने फिलहाल के लिए हटा दिया तो मैंने यहाँ ये देखा कि डेल्टा जी का मतलब माइनस डेल्टा एस है, तो डेल्टा जी और डेल्टा एस एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। अब देखेंगे, अगर आपका डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आ जाए, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, तो मुझे एक बात बताओ, डेल्टा जी और डेल्टा एस एक दूसरे के उल्टा है। अगर एक है ग्रेटर देन 0 तो दूसरा क्या रहेगा, लेस देन 0। तो आपका जो डेल्टा जी है वो क्या रहेगा, लेस देन 0, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस रहती है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सबसे काम का चार्ट है ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट बाद में याद से लेना। समझ में आ गया, ये दोनों है एक दूसरे के उल्टा। अगर डेल्टा एस आ जाए ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा जी कैसा रहेगा, लेस देन 0, क्योंकि दोनों के दोनों है उल्टे। और प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आगे रहेगा इसी की उल्टी कंडीशन, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, इसका उल्टा कर दो। अगर आपका डेल्टा एस टोटल जो है वो लेस देन 0 आ जाए, अगर डेल्टा एस टोटल है लेस देन 0, वो है डेल्टा जी का उल्टा, तो डेल्टा जी कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0। अगर एक है लेस देन 0 तो दूसरा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो आपके जो रिएक्शन है उसका नाम रहता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बोल सकते हो और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोल सकते हो। चलिए देखते हैं आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना, एक था ग्रेटर देन 0, एक था लेस देन 0, तीसरा क्या रहेगा, इक्वल टू 0। तो आपकी तीसरी कंडीशन है कि डेल्टा एस टोटल जो है वो भी है इक्वल टू 0, डेल्टा जी जो है वो भी है इक्वल टू 0। तो आपका जो प्रोसेस रहता है वो रहता है इक्विलिब्रियम पे। प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। आई होप एकदम बेस्ट तरीके से आपको क्लियर हो गया है। बस दिमाग में फिट कर लो कि डेल्टा जी डेल्टा एस के उल्टा होता है, तो अगर एक है ज़्यादा तो दूसरा क्या रहेगा, कम। कोई भी एक कंडीशन आप याद कर लो, बाकी कंडीशन तो वैसे दिमाग में फिट हो जाती है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अगर आपको याद रखना है तो मेरे पास एक और तरीका है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे आपका एस का वैल्यू कैसा है, ज़्यादा। स्पॉन्टेनियस की भी स्पेलिंग काय से चालू होती है, एस से। तो मैंने यहाँ ये जाना कि अगर मेरे एस का वैल्यू हो जाए ज़्यादा तो मेरी जो प्रोसेस रहेगी वो कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्योंकि स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग भी आपकी चालू होती है एस से, और यहाँ पे एस कैसा है, बड़ा। तो जब एस रहेगा ग्रेटर देन 0 यानी कि एस रहेगा बड़ा, तो प्रोसेस कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस, बिकॉज एस फॉर स्पॉन्टेनियस। ये है इसको याद रखने का ट्रिक। तो ले लो इसका आप स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे जो भी आपका स्पॉन्टेनिटी है
एंड डेल्टा एच है एंड डेल्टा एस। मतलब डेल्टा एच मतलब ये आपका एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस मतलब ये आपका एंट्रोपी चेंज। इन दोनों की हेल्प से अब हम लोग कोरिलेट करेंगे स्पॉन्टानिटी को। तो अब हम लोग देखेंगे स्पॉन्टानिटी एंड डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, ये है आपके टॉपिक का नाम। सो डालो इसको। अब काम की बात यह है कि आप वो टेक्स्ट बुक में 4 कंडीशंस देख रखिए। सीरियसली बताऊँ ना, तो अगर आप लोग वो 4 कंडीशन को पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस कन्फ्यूजन को अब बीच क्लियर कर डालते हैं। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे चार्ट के फॉर्म में, लेकिन मैं आपको एकदम ईजियर वे में विदाउट वो सेंटेंसेस को देखे एकदम कंसेप्चुअली उस चीज़ को समझाऊंगी, जिससे आपको वो चीज़ 5 मिनट के अंदर पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम लोग देखते हैं उस चीज़ को चार्ट के फॉर्म में एकदम ईजियर वे में। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। मतलब डेल्टा एच डेल्टा एस को कंसिडर करके हम लोग देखेंगे स्पॉन्टेनिटी को। तो पहले यहाँ पे जनरेट होती है आपकी 4 टाइप की कंडीशंस। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए वो वाला एक्सप्रेशन कि डेल्टा जी का मतलब होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ध्यान से देखना, आपके डेल्टा जी का मतलब होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। देखो दिमाग में ये वाला आपको याद रखना है कि आप ये वाला एक्सप्रेशन क्यों यूज़ कर रहे हो। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे टॉपिक का ही नाम है स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। मतलब मुझे दिमाग में तो यहाँ पे ये आया कि डेल्टा एच और डेल्टा एस की हेल्प से मुझे स्पॉन्टेनिटी को स्टडी करना है। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस एक एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ यही वाले इसमें आते हैं कि डेल्टा जी का मतलब होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, जिसमें मुझे ये दोनों टर्म देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं ये वाला इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ इस चीज़ को स्टडी करने के लिए। समझ में आ गया ना? तो मैंने आपको रटने का ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता भी दिया है कि हम लोग वो एक्सप्रेशन को क्यों यूज़ कर रहे हैं। चलिए देखेंगे अब वो इजी वाले पार्ट को जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। देखते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैंने ये जाना कि अगर आपका डेल्टा एच जो है वो आ जाए नेगेटिव, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चारों तरफ अपनी कंडीशन को लिख देते कि डेल्टा जी का मतलब होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। मैं यहाँ पे भी वही वाली कंडीशन को लिख देती हूँ, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। हर जगह पे मुझे बस वही वाली चीज़ को पहले लिखना है, क्योंकि अगर मुझे उस टॉपिक को समझना है तो मुझे ये दोनों टर्म्स को समझना है, और ये दोनों टर्म्स ये वाले एक्सप्रेशन में ही आते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये रहेगी कि डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों के दोनों है नेगेटिव। डेल्टा एच भी है नेगेटिव और डेल्टा एस भी है आपका नेगेटिव। ये हो सकती है आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकती है आपका डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों के दोनों है पॉजिटिव। ये भी है आपका पॉजिटिव और ये भी है आपका पॉजिटिव। तीसरी कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि डेल्टा एच जो है वो है पॉजिटिव और डेल्टा एस जो है वो है नेगेटिव। चौथी कंडीशन आपकी यहाँ पे ये हो सकती है कि डेल्टा एच है आपका नेगेटिव और डेल्टा एस है आपका पॉजिटिव। ये 4 कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। देखो ये जो कंडीशन है इनको आपको स्पेसिफिक तरीके से याद नहीं रखना है, बस दिमाग में इतना फिट कर लो। क्या क्या हो सकता है? पहले हो सकता है कि दोनों के दोनों आ जाए नेगेटिव, दूसरा हो सकता है दोनों के दोनों आ जाए पॉजिटिव, तीसरा क्या हो सकता है एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, और चौथा क्या रहेगा उसका उल्टा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा। तो याद ध्यान से देखना है, पहले क्या कंडीशन रहेगी, दोनों के दोनों पॉजिटिव, दूसरी कंडीशन दोनों के दोनों नेगेटिव, तीसरी कंडीशन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और चौथा उसका उल्टा। देखते हैं इस चीज़ को। अब मुझे एक बात बताओ, बुक में काफ़ी सेंटेंसेस के फॉर्म में दिया है, बट सच में क्या पेपर में वो सेंटेंसेस आने भी वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं आने वाले। लेकिन पेपर में आएंगे उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स करते वक्त ये चार्ट आपको 100% 101% हेल्प करेगा। इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है, ठीक है? आपको भी ऐसे ही बनाना है। देखेंगे इधर, अगर मैं लिखती हूँ डेल्टा एच के वैल्यू को, तो डेल्टा एच ध्यान से देखना, आपके जो डेल्टा एच का वैल्यू है, डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेगेटिव। ध्यान से देखना, हम लोग साइन के वजह से इसको साइन के हेल्प से इसको स्टडी करने वाले, दैट्स इट।
तो आपके डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा है। सेंटर में कौन सा साइन है, माइनस, ठीक है। आपके डेल्टा एस का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, समझ में आया। मैंने कुछ भी नहीं किया है, डेल्टा एच नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव लिख दिया है, डेल्टा एच भी नेगेटिव था तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया है। टी को फिलहाल के लिए आप गोली मार दो, कोई मतलब नहीं है टी लिख के, क्योंकि हम लोग साइन की हेल्प से स्टडी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, इस नेगेटिव साइन को मैंने एज इट इज़ लिखा है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो मैंने यहाँ ये जाना कि मेरा डेल्टा जी का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव। समझ में आ गई पहली कंडीशन कि अगर आपको पेपर में वैल्यूज़ दे रखे हैं तो आपको डेल्टा जी वहाँ निकालते नहीं बैठना है। वहाँ पे अगर आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है या 1 मार्क टाइप का क्वेश्चन है या 2 मार्क टाइप का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली साइन से भी बता सकते हो कि वो कैसा रहेगा, उसका नेचर, डेल्टा जी का वैल्यू कैसा रहेगा, आप देख के बता सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके डेल्टा जी का वैल्यू है नेगेटिव तो अभी हम लोगों ने देखा था रिएक्शन कैसी रहती है, स्पॉन्टेनियस। मतलब आपको पेपर में कहीं पे भी न्यूमेरिकल आ जाए ना तो वहाँ पे आपको कैलकुलेट करते नहीं बैठना है। अगर आप कैलकुलेट करते बैठे तो गए काम से। आपको वहाँ पे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है या 1 मार्क या 2 मार्क टाइप का क्वेश्चन है, उसमें अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है, बस आपको क्वेश्चन में डेल्टा एच के साइन को देखना है, डेल्टा एस के साइन को देखना है, साइन को यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करना है, और बस अपने मैथ्स का जो 6th-7th वाला मैथ्स था, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, पढ़ा था ना, बस उसी को देखना है और उससे बता देना है। अगर वैल्यू आएगा नेगेटिव तो रिएक्शन कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस। चलिए देखते आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि अगर ये वाली कंडीशन मुझे लगानी है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा एच। डेल्टा एच का साइन कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस, बीच में कौन सा साइन है, माइनस। डेल्टा एस का साइन कैसा है, प्लस, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है प्लस। तो डेल्टा एच था प्लस, डेल्टा एस भी कैसा था, प्लस। टी को मारो गोली, देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो आपके डेल्टा जी का वैल्यू कैसा आया, माइनस। अगर डेल्टा जी का वैल्यू आ जाए माइनस तो रिएक्शन कैसी रहती है, स्पॉन्टेनियस। याद रखना है, समझ के चलो इस चीज़ को बस। है ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर बुक के वो 4-4 सेंटेंसेस पढ़ते रहते तो न्यूमेरिकल्स कर भी पाते थे क्या, नहीं, समझ में कुछ भी आता नहीं था। इसलिए मैंने ये पढ़ा है, क्योंकि वो पूछने वाले नहीं है, बट यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते, पेपर में कोई भी कंडीशन आ सकती है चारों में से, आपको समझ के चलना है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे। तो आगे मैंने यहाँ ये जाना कि अगर मैं लिख दूँ डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा जी का मतलब होता है डेल्टा एच। डेल्टा एच का साइन कैसा है, माइनस, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है माइनस। सेंटर में कौन सा साइन है, माइनस। टी को मारो गोली। डेल्टा एच के साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस। देखेंगे आगे, ये है आपका माइनस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब आपको देखना है आगे। अब आपने यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे करने के लिए एक चीज़ दिमाग में फिट कर लेनी है कि जब आप माइनस इंटू माइनस करते हो तो आपका वैल्यू होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। बट जब माइनस प्लस माइनस करते हो तो इसका वैल्यू आपका नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपने पढ़े होंगे ना कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बट अगर आप माइनस प्लस माइनस कर रहे हो, अगर बीच में साइन प्लस का आ जाए तो आपका जो वैल्यू रहता है वो नेगेटिव ही रहता है। ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ये जाना कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हम लोग एक्सप्रेशन कर रहे हैं। देखो, ये है आपका नेगेटिव, माइनस ये है आपका पॉजिटिव। प्लस माइनस नो डाउट माइनस होता है, बट बीच में हम लोग एक एक्सप्रेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन कर रहे हैं हम लोग। तो माइनस प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो यहाँ पे आपके डेल्टा जी का वैल्यू कैसा आया, यहाँ पे आपके डेल्टा जी का वैल्यू आया नेगेटिव। इसलिए आपकी प्रोसेस कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस। जब भी डेल्टा जी का वैल्यू आता है नेगेटिव तो आप क्या लिखते हो, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया, बस यहाँ पे इतना ही दिमाग में समझ लो। ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन करवाया, हम लोग इसका एडिशन करवा रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कुछ साइन आया था। और माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। चलिए करेंगे, इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेल्टा जी, डेल्टा एच का साइन कैसा है, प्लस, इसलिए मैंने लिखा प्लस। बीच में कौन सा साइन है, माइनस। टी को मारेंगे गोली।
डेल्टा एस का साइन कैसा है, माइनस, इसलिए मैंने यहाँ लिखा माइनस, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे आपका डेल्टा जी कैसा आया, प्लस। और कभी भी अगर आपका याद रखना है, अगर डेल्टा जी है माइनस तो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी हो जाए प्लस तो रिएक्शन कैसे रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपकी जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आई होप ये चीज़ आपके एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो गई है विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशंस। तो पेपर में अगर न्यूमेरिकल में आपको आ जाए कि बताओ रिएक्शन का नेचर कैसा है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डेल्टा जी, क्योंकि उसी को देख के एक्चुअली हम बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी है या नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो हमें उसी को निकालना पड़ता है। तो आपको कैलकुलेट करते नहीं बैठना है। अगर उसने डेल्टा जी का वैल्यू एग्जाम में पूछा है तभी आप कैलकुलेट करो। अगर उसने आपको से पूछा है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, एमसीक्यू में आ गया या 1 मार्क के लिए आ गया, तो बस आप साइन को देखो जो वैल्यूज़ के, और साइन देख के वैल्यू बता दो कि क्या रहेगा, एक्चुअली स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया, एकदम बेस्ट तरीके से समझा है। इसका स्क्रीनशॉट 100% लो, फिर देखते हैं आगे। चलिए, ये तो हो गया आपका क्लियर, ये भी था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग देखेंगे आपका टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। याद रखना है कि टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम जो भी आपका पार्ट है वहाँ से न्यूमेरिकल हर बार आता है, तो आपको उस चीज़ को मिसअप नहीं करना है। सेकेंड थिंग, जो भी आपका टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, वो एग्जामिनर कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछता है कि बताओ बच्चों टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता है। उसको आपको इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है और आप पहचान ही नहीं पाते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा गया है। आप क्या करते हो, आप पढ़ के जाते हो, आपको पता होता है, बट जब आप न्यूमेरिकल को फेस करते हो तो उस न्यूमेरिकल में फॉर्मूला टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज़ करते हैं, नो डाउट, बट टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा ही नहीं जाता है। उसको कुछ अलग ही तरीके से पूछा जाता है कि हम लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए कि वहाँ पे वो चीज़ पूछी गई है। तो अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम को, और मैं आपको बताऊंगी कि जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसमें वो कैसा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं उस चीज़ को। चलिए देखते हैं टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम को। ठीक है, देखेंगे इस चीज़ को। ये चीज़ मेरी ये कहती है, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो भी डेल्टा जी का एक्सप्रेशन होता है उसी का मतलब होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। देखो, एक चीज़ तो दिमाग में क्लिक हो गई होंगी कि इस एक्सप्रेशन का हमको कितना काम पड़ रहा है, हर जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इस अगर आपने एक्सप्रेशन को आप छोड़ते हो तो आप एक चीज़ नहीं 6-7 चीज़ों को छोड़ दे रहे हो जिसमें आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उससे अच्छा है कि एक ही बार इस एक्सप्रेशन को समझ लो और याद कर लो, सबसे बेस्ट। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि जो भी आपका इक्विलिब्रियम होता है, एट इक्विलिब्रियम, देखो इस टॉपिक का नाम ही है एट इक्विलिब्रियम। आप सोचोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन रखनी है, तो देखो टॉपिक को, टॉपिक का ही नाम है टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को रखना है, तभी जाके तो मुझे समझ में आया कि मुझे यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को रखना है। चलिए देखेंगे आगे। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे ये होता है कि जो भी आपका डेल्टा जी होता है ना, वो 0 होता है। यहाँ पे थोड़ा आंखें खोल के ध्यान से देखना, मैंने स्टैंडर्ड वाला गिब्स फ्री एनर्जी नहीं लिया है, मैंने नॉर्मल वाला गिब्स फ्री एनर्जी लिया है। तो जो भी आपका डेल्टा जी होता है, नॉर्मल वाला गिब्स एनर्जी डेल्टा जी, उसका वैल्यू क्या होता है, 0। कब होता है, जब मेरा कंडीशन कौन सा है, इक्विलिब्रियम। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि अगर मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो डेल्टा जी का वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। बस मैंने इसको यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ कि डेल्टा एच इक्वल्स टू प्लस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। आप अगर देखते हो तो ये डेल्टा एच इधर जाएगा तो ये भी ना माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डेल्टा एच का मतलब आएगा टी इंटू डेल एस। आगे आपको पता होना चाहिए कि जो टी है इसका वैल्यू होता है डेल्टा एच, और ये डेल्टा एच जाएगा इसके नीचे। ठीक है, याद रखना है, ये था आपका डेल्टा एच
और ये डेल्टा एस जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आपको निकालना है तो आपको पेपर में कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऊपर डेल्टा एस था या नीचे डेल्टा एस है। तो अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन पेपर में होता है तो आप सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन लिख दो, इसको 0 पुट अप कर दो तो अपने आप इसका वैल्यू निकल जाएगा, येस और नो, येस। चलिए देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि जो टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे आपका जो टी है उसी का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। टी का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकेंड थिंग, जो भी यहाँ पे आपका डेल्टा एच है उसी का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच का मतलब ही क्या होता है, एंथैल्पी चेंज। जो भी आपका डेल्टा एच है इसी का मतलब होता है एंट्रोपी चेंज। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। देखो, जो भी आपका टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम अगर मुझे उसको डिफाइन करना है तो एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द नेचर ऑफ रिएक्शन changes from spontaneous to non-spontaneous, changes from spontaneous to non-spontaneous. is called as temperature of equilibrium. ठीक है, तो मैंने यहाँ ये जाना कि आपका एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कन्वर्ट होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपको न्यूमेरिकल जो पेपर में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको पेपर में जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस कन्वर्ट फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपको याद रखना है, आपको वहाँ पे ये वाली चीज़ को रिलेट करते आनी चाहिए कि अगर पेपर में पूछा जाए कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस कन्वर्ट फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज और पैनिक नहीं होना है। याद रखना है कि जब टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट होती है वही तो है टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूले का हेल्प से कैलकुलेशन कर सकते हो। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट है आपका गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब गिब्स फंक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में कुछ रिलेशन होता भी है कि नहीं होता है, अगर होता है तो क्या रिलेशन होता है, क्योंकि इस रिलेशन के ऊपर में आपको सॉल्व करने हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। याद रखना है, अगर आपको ये वाला रिलेशन समझ जाता है तो आपको यहाँ पे तो समझ में आएगा ही जाएगा, बट आपको ये वाला चीज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी ये वाला पार्ट आपको आने वाला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए इसको एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि इस पार्ट को देखने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स टारगेट हो सकते हैं, इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स टारगेट हो सकते हैं और एक्सप्रेशन भी कवर होगा। सो देखेंगे इस चीज़ को अभी। ठीक है, लेट अस सी गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखते हैं। देखेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले इसको देखने से पहले एक बेसिक क्लियर करती हूँ, नहीं तो वो चीज़ समझ में ही नहीं आएंगी कि बेसिक क्या है। ध्यान से देखो, अगर आपको कहीं पे रिएक्शन दिखती है इक्विलिब्रियम पे, इस सिंबल का मतलब क्या होता है इक्विलिब्रियम। मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ आपको, क्योंकि वो चीज़ अगर नहीं पता तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। बुक में तो बेसिक कभी दिए नहीं जाते एज़ यूजुअल। तो अगर आपको 2 एरो दिखते हैं तो आपकी रिएक्शन कैसी रहेगी, इक्विलिब्रियम पे। और जब भी आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है तो आप जो कांस्टेंट यूज़ करते हो उसका नाम क्या रहता है,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये आपको बताता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्लेन्स अबाउट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, मतलब ये जो है वो कंसिडर करता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को, कंसिडर्स इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। जो भी कंसंट्रेशन है आपके रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम पे, वो आपको बताता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे टाइप के रिएक्शन की, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है? नहीं। तो ये है आपकी कोई नॉर्मल सी रिएक्शन, नॉर्मल सी रिएक्शन है ना। तो आगे मैंने यहाँ ये जाना, ऐसे केस में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो क्यू जो होता है, इस क्यू का मतलब होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं या रिएक्टेंट कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। इस क्यू का मतलब होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, और अब मुझे एक बात बताना, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप ले रहे हो के इक्विलिब्रियम, तो वो कंसिडर कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को, क्योंकि उसका नाम ही है इक्विलिब्रियम। अगर मैंने लिया है क्यू को, तो वो क्या बताएगा, वो क्या किसको कंसिडर करेगा, नॉन इक्विलिब्रियम कंसिडरेशंस को। तो ये कंसिडर करेगा आपके नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को। आई होप आपको ये चीज़ एकदम बेस्ट तरीके से समझ गई है, क्योंकि इसका यूज़ किए बिना, इसको समझे बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, देखेंगे आगे। अब आगे मैंने यहाँ ये जाना कि सबसे पहले तो मैं कंसिडर करूँगी एक रिएक्शन को। तो कंसिडर करेंगे एक रिएक्शन को जिसमें है स्मॉल a प्लस a, स्मॉल b b गिव स्मॉल c c प्लस स्मॉल d d। ये होते हैं आपके प्रोडक्ट्स, ये होते हैं आपके रिएक्टेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि जो भी मेरे डेल्टा जी का वैल्यू होता है, उसी का मतलब होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इंटू एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम के जगह पे मैं लिखूँगी क्यू को, क्योंकि ध्यान से देखना, क्या ये रिएक्शन में आपको दो एरो दिख रहे हैं? नहीं। तो क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है? नहीं। तो क्या हम यहाँ पे के इक्विलिब्रियम लिखेंगे? नहीं। अगर सिंगल एरो है तो हम लोग क्या लिखते हैं? क्यू, और क्यू का मतलब क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि जो भी आपका डेल्टा जी होता है, इसी को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्लस 2.303 आर टी लॉग की बेस 10 क्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये जाना कि अगर मुझे ln को लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो मैं काय से मल्टीप्लाई करती हूँ? 2.303 से। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब मुझे आगे प्रोसीड करना है। तो जो भी मेरा Q होता है, जिसका मतलब होता है रिएक्शन का कोएफिशिएंट, Q को हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका मतलब होता है रिएक्शन का कोएफिशिएंट, उसी का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए देखेंगे आगे। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मुझे एक बात बताओ, जिसको ये चीज़ नहीं पता वो लोग साइड में लिख के रख सकते हैं कि Q का मतलब होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्शन का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। चलिए देखेंगे। प्रोडक्ट आपका कौन सा है? C। C की पावर में क्या आएगा? छोटा c, क्योंकि वो है उसकी स्टोइकियोमेट्री। D भी आपका प्रोडक्ट है, उसकी पावर में क्या आएगा? छोटा d। रिएक्टेंट कौन से है? A और B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिखेंगे A की पावर छोटा a, B की पावर छोटा b। समझ में आ गया ना? चलिए देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि अगर मैं इस चीज़ को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो भी आपका डेल्टा जी है, इसी का मतलब रहेगा डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 लॉग की बेस 10, और Q के जगह पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, C की पावर C, B की पावर D अपॉन A की पावर A और B की पावर छोटा b। ठीक है, बट अगर मैं बात कर रही हूँ इक्विलिब्रियम की, क्योंकि मुझे गिब्स फंक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालना है, बट क्या अभी कहीं पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है? नहीं। मुझे एक बात बताओ कि इस पिक्चर में, यानी कि इस डेरिवेशन में, आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एंट्री कब होगी? सोचने की बात है। इस पिक्चर में, यानी कि इस डेरिवेशन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एंट्री तो तभी होगी ना जब मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसिडर करूंगी।
अगर मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसिडर ही नहीं किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एंट्री कैसे होगी। सो अब हम लोग कंसिडर करते हैं इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को। सो लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे मैंने ये जाना, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग लिखते हैं इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम पे आपका गिब्स एनर्जी का वैल्यू 0 होता है। दिमाग में एक चीज़ अच्छे से एकदम बेस्ट तरीके से फिटअप कर लो कि आपको अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है या डेल्टा जी नॉट 0 होता है, तो दिमाग में फिट कर लेना है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है। ये वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होता है। 10 बार बताऊंगी, नहीं तो पेपर में गलती कर दोगे। डेल्टा जी 0 कभी भी 0 नहीं होगा, हमेशा आपका डेल्टा जी ही क्या रहेगा, 0। अब हम लोग देखेंगे आगे मैंने यहाँ ये जाना कि अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पे फिटअप कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी का वैल्यू हो जाएगा 0 इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303। मुझे एक बात बताना, अगर मैं कंडीशन को कंसिडर कर रही हूँ इक्विलिब्रियम के, तो इस टर्म के जगह पे अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, क्योंकि कंडीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो अब मैं इस चीज़ को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। अगर ये डेल्टा जी नॉट इधर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 लॉग की बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हुआ आपका रिलेशन जो कि है बहुत 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 ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों ने आर टी नहीं लिखा है, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 2.303 माइनस आर टी एल एन के। पेपर में कोई भी एग्जामिनर ऑप्शन डाल सकता है, एक तो एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है, या तो आपको ये वाला पूरा डेरिवेशन आ सकता है, या तो आपको यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है, या तो आपको एमसीक्यू में ये वाला आ सकता है या ये वाला आ सकता है। याद रखना है, अगर एल है तो 2.303 नहीं आएगा, अगर लॉग की बेस 10 है तो 2.303 आएगा। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी ही 0 होता है, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने न्यूमेरिकल वाले सेक्शन को। देखो न्यूमेरिकल तो है बहुत सारे, तो अभी हम लोग जितने डिस्कस होते हैं उतने डिस्कस कर लेंगे इस वाले लेक्चर में। अगर इन केस आपके जो भी न्यूमेरिकल्स रह जाते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वाला जो आपका हाफ आवर का लेक्चर रहेगा उसमें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ना हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल को छोड़ नहीं सकते। क्या पता हमने जो न्यूमेरिकल को छोड़ा हो पेपर में वही न्यूमेरिकल आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसलिए अच्छा है कि हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार देख ले। मैं आपको कंसेप्चुअली सारी चीज़ें समझाऊंगी और साथ ही साथ न्यूमेरिकल करते वक्त वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी जो आपको ध्यान देनी है। तो पहले हम लोग आज के क्लास में 1 या 2 न्यूमेरिकल जितने भी कवर होते हैं उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास हम लोग एक छोटा सा क्लास लेंगे 30 मिनट्स का, वो क्लास आपका लास्ट वाला क्लास रहेगा, उसमें रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को ले लेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। सो देखेंगे इस पार्ट को। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम 4.16 को, जो कि है आपके पेज नंबर 85 पे नॉर्मल स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के। सो देखते हैं प्रॉब्लम 4.16। देखो प्रॉब्लम को देखना तो है, बट प्रॉब्लम को देखने से पहले मुझे आपको वो वाली चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप पेपर में 100% मिस्टेक करके आ सकते हो घाई घाई में। अभी तो सब समझ में आएगा, पेपर में वहाँ याद नहीं रहता है। दिमाग में फिट कर लो एक चीज़। अगर सपोज, ध्यान से देखना, अगर सपोज मैं बात कर रही हूँ, एक है आपका जूल में और दूसरा है आपका किलो जूल में, तो आप इन दोनों को माइनस भी नहीं कर सकते, ना तो आप इन दोनों को प्लस कर सकते। ये दोनों आप नहीं कर सकते क्योंकि ये है इनइक्वालिटी। यहाँ पे एक तरफ आपने लिया है जूल को, दूसरे तरफ किसको लिया है, किलो जूल को। क्या ऐसा कर सकते हैं जूल माइनस किलो जूल? बिल्कुल नहीं। कहीं पे आपको अगर दिया जाए जूल और कहीं पे अगर आपको दिया जाए किलो जूल और आपको करने के लिए बोला जाए प्लस या माइनस, तो आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों के दोनों यूनिट कैसे है, अलग अलग। तो तरीका क्या है, अगर मुझे करवाना है माइनस या तो मुझे करवाना है प्लस, तो सबसे पहले तो मुझे एक काम करवाना है और वो काम ये है कि दोनों यूनिट को मुझे क्या करना है, सेम। या तो आप कर लो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट और फिर कर लो कैलकुलेशन को, या तो आप इस जूल को किलो जूल के टर्म्स में कन्वर्ट करके दोनों को कैलकुलेट करवा सकते हो। यानी कि मैंने यहाँ ये जाना कि अगर एक भी है किलो जूल में और दूसरा भी है किलो जूल में, तो अब यहाँ पे आप माइनस करवा सकते हो।
अगर एक है किलो जूल में और दूसरा है भी किलो जूल में तो आप यहाँ पे प्लस भी करवा सकते हैं। इन द सेंस मुझे ये कहना है कि आपके जो यूनिट रहेंगे वो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ जूल है तो यहाँ भी जूल ही होना चाहिए, अगर यहाँ किलो जूल है तो यहाँ भी आपका किलो जूल ही होना चाहिए। दोनों के दोनों यूनिट कैसे रहने चाहिए? सेम। ठीक है, अगर सेम नहीं है, पेपर में कभी सेम आते ही नहीं है क्योंकि एग्जामिनर चालाकी करता है वहाँ पे, तो आपको वो चालाकी में नहीं फंसना है क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। तो सीधी सीधी बात, अगर एक है जूल में और एक है किलो जूल में तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जूल वाले को किलो जूल में कर दो कन्वर्ट। जैसे आपकी इच्छा, आपको जो भी कन्वर्ट करना है आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो मैं जूल को किलो जूल में करती हूँ क्योंकि उससे मेरे कैलकुलेशंस ईजी हो जाते हैं। देखेंगे आगे मैंने यहाँ ये जाना, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं इसका रिलेशन बताऊँगी तो आपको याद नहीं रहेगा, ध्यान से देखना। आप लोग सब्जी मार्केट जाते हो और आपने देखा होगा कि 1 किलो का मतलब ही क्या होता है? 10 की पावर 3 ग्राम्स, है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जो 1 ग्राम रहेगा उसी का मतलब क्या रहेगा? 10 की पावर -3 kg। येस और नो? तो आपको बस इतना ही समझ में आना चाहिए कि 1 किलो मतलब ही 1 kg का मतलब 10 की पावर 3 ग्राम्स होता है। 1000 ग्राम होता है ना, तो 10 की पावर 3 ग्राम। तो 1 ग्राम का मतलब क्या रहेगा? 10 की पावर -3 kg। अगर मैंने इसका उल्टा किया तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। ठीक है, आगे आते हैं। अगर मैं लेती हूँ 1 जूल यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 किलो जूल। समझा या नहीं समझा? समझ गया ना? तो बस इतना ही याद रखना है कि 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम का मतलब कितना होगा? 10 की पावर -3 kg। फिर मैंने आगे यहाँ ये जाना कि 1 जूल का ही मतलब क्या होगा? 10 की पावर -3 किलो जूल। ग्राम के जगह पे जूल लिखा तो यहाँ पे भी ग्राम के जगह पे क्या आएगा? जूल। समझ गया ना? ग्राम के जगह पे जूल तो केजी के जगह पे किलो जूल। बाकी सारी चीज़ें सेम, बस मैंने जी को जैसे रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट। समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? तो बस यही वाले रिलेशन को हम लोग को यूज़ करना है जिसकी हेल्प से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जूल को किलो जूल में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो क्योंकि न्यूमेरिकल्स को कितना भी भर भर के पढ़ेंगे, फॉर्मूले भी सारे आते हो, बट अगर ये चीज़ ही नहीं पता तो पेपर में गारंटी के साथ गलती होगी। तो सबसे पहले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को। सो लेट्स सी विद द न्यूमेरिकल्स। अब है आपका न्यूमेरिकल जो कि है प्रॉब्लम 4.16 पेज नंबर 85 पे। यहाँ पे आपको पूछा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस और नॉट, फर्दर स्टेट वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और नॉट। तो आपको सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज़ फिट कर लेनी चाहिए कि अगर डेल्टा एच जो होता है, आप बस दिमाग में एक ही चीज़ फिट कर लो क्योंकि देखो ये बेसिक देखे बिना न्यूमेरिकल्स को अगर देखा ना तो वो फालतूगिरी हो जाएगी क्योंकि बेसिक तो आने चाहिए ना। बेसिक पे सारी चीज़ें होती है। कंसेप्ट इज़ द चीफ थिंग। कंसेप्ट अगर आपको समझ गया है तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल बी गोइंग टू अप्रोच राइट इन अ करेक्ट वे। अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि अगर मुझे रिएक्शन का नेचर बताना है, रिएक्शन का नेचर ध्यान से देखना, ठीक है? तो रिएक्शन के नेचर आप 2 वे में बता सकते हो। एक बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी और एक बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच। फिर फर्दर मैंने यहाँ ये जाना कि डेल्टा जी के वैल्यू को देख के हम लोग 2 चीज़ें बता सकते और डेल्टा एच के भी वैल्यू को देख के हम लोग 2 चीज़ें बता सकते हैं। पहली चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपके डेल्टा जी का वैल्यू आ जाए नेगेटिव, अगर एक है नेगेटिव तो दूसरा क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर आपका डेल्टा एच का वैल्यू एक है नेगेटिव, अगर एक है नेगेटिव तो दूसरा क्या रहेगा? पॉजिटिव। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू है नेगेटिव तो प्रोसेस कैसी रहती है? स्पॉन्टेनियस। अगर आपके डेल्टा जी का वैल्यू है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस का नाम है स्पॉन्टेनियस। तो अगर पॉजिटिव रहेगी तो क्या रहेगा? उसका उल्टा, नॉन स्पॉन्टेनियस। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि अगर आपकी हीट रिलीज होती है, अगर आपके डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन का नेचर कैसा रहता है? एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच का वैल्यू आ जाए पॉजिटिव तो रिएक्शन कैसी रहेगी? नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव, एक्सो का उल्टा एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी पेपर में पूछा नहीं जाएगा
कि आप बताओ एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है डेल्टा एच की वैल्यू को देखकर। आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि बताओ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो आपको अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हम लोग डेल्टा एच के वैल्यू को देख के ही बता सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि अगर पेपर में पूछा गया हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाना है कि हम लोग डेल्टा जी के वैल्यू को ही देख के बता सकते हैं। देखेंगे इस चीज़ को। प्रॉब्लम कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस और नॉट, मतलब आपको बताना है कि क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखो, क्या पेपर में आपको ऐसा बोला गया है कि बच्चा डेल्टा जी का वैल्यू देख के बताओ स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? नहीं, वो आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। वो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मुझे ये बताने के लिए किसको देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आपको पूछा गया है कि बताओ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो क्या आपको यहाँ पे बताया गया है कि बताओ डेल्टा एच को देखकर? नहीं, वो भी आपको क्लिक होना चाहिए। आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे रखी है। पहली कंडीशन दे रखी है डेल्टा एच का वैल्यू है -110 किलो जूल। सेकेंड वैल्यू है डेल्टा एस का जो दे रखा है आपको +40 जूल अपॉन केल्विन। नेक्स्ट आपको दे रखा है टेम्परेचर, टेम्परेचर का वैल्यू दे रखा है 400 केल्विन। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन को। नेक्स्ट कंडीशन है आपका डेल्टा एच इक्वल्स टू +50 किलो जूल, और आपका जो डेल्टा एस का वैल्यू आपको दे रखा है वो वैल्यू आपको दे रखा है -130 जूल पर केल्विन। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है 250 केल्विन। कभी भी डेटा लिखने के बाद एक बार क्रॉस टैली कर लो कि आपने जो डेटा लिखा है क्या वो करेक्ट भी है या नहीं है। अगर वो करेक्ट ही नहीं है तो न्यूमेरिकल का आंसर करेक्ट आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, देखेंगे इस चीज़ को। चीज़ तो सेम ही है। अगर मुझे सच में बताना अगर मुझे देख के बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो क्या मुझे डेल्टा जी सच में कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी निकाले बिना ही मेरे पास ट्रिक है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है प्रेडिक्ट करने का। चलिए देखेंगे आगे। सोचने की बात है। सबसे पहले मैं बताऊंगी यहाँ पे एक चीज़। यहाँ पे आपके डेल्टा एच का वैल्यू है नेगेटिव। अगर आपके डेल्टा एच का वैल्यू आ जाए नेगेटिव तो रिएक्शन कैसी रहती है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पे आपके डेल्टा एच का वैल्यू है पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच के वैल्यू आ जाता है पॉजिटिव तो रिएक्शन कैसी रहती है? एंडोथर्मिक। तो चलो, ये तो मेरा क्लियर हो गया। अब मुझे देखने का है आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि अगर मुझे बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो मेरे पास एक ट्रिक तो है ही, लेकिन हम लोग उस ट्रिक को भी देख लेते हैं। क्योंकि अगर MCQ में आया तो आपको ट्रिक यूज़ करना है, 1 मार्क में आया तो ट्रिक यूज़ करना है, 2 मार्क में भी। बट अगर आपको 3 मार्क के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको वहाँ पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर में। देखो, डेल्टा जी का मतलब होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। मैंने तो आपको चार्ट में ये सारी चीज़ें बता दी थी। डेल्टा एच का साइन यहाँ पे कैसा दे रखा है? नेगेटिव। माइनस टी को मारेंगे गोली। डेल्टा एस का साइन जो है वो कैसा दे रखा है? पॉजिटिव। ये है माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस होता है माइनस। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम लोग माइनस माइनस का एक्सप्रेशन एडिशन के साथ में परफॉर्म करते हैं तो ये कैसा आता है? माइनस, है ना। तो यहाँ पे आपका डेल्टा जी का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव। याद है ना, बताया था कि जब माइनस इंटू माइनस करते तो प्लस आता है, बट माइनस माइनस के बीच में अगर कोई ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि एडिशन, तो वो माइनस ही रहता है। यहाँ पे आपके डेल्टा जी का वैल्यू है नेगेटिव, तो रिएक्शन कैसी रहेंगी? स्पॉन्टेनियस। वैसे तो मैंने ये ट्रिक से बता दिया है, तो ट्रिक आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन में यूज़ करना है। ठीक है, अगर डेल्टा जी निकालने के लिए बोला है तो निकालेंगे ना, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखेंगे आगे। यहाँ पे भी वही वाली चीज़ है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, है कि नहीं? बोला चार्ट काम में आ रहा है ना आपको, इसलिए मैंने बोला चार्ट पहले बताया था। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि यहाँ पे आपके डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। माइनस बीच में का साइन, टी को मारेंगे गोली। डेल्टा एस का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो आपके डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पे आया है प्लस। और जब भी डेल्टा जी का वैल्यू आता है माइनस तो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी का वैल्यू हो जाए प्लस तो रिएक्शन कैसी रहेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया, बट फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। करेंगे कैलकुलेशन को।
कैलकुलेशन करते वक्त एक और चीज़ आंखें खोल के देखो, यहाँ पे है किलो जूल और यहाँ पे है जूल, याद रखना है ये किलो जूल है। केल्विन, ये केल्विन को यहाँ से समझ जाओ, ऐसा मत समझना कि ये किलो जूल है, बिल्कुल मत। ये आपका के जो है किलो जूल है और 1 जूल है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ऑपरेशन को करने का है, एक है किलो जूल में एक है जूल में, तो क्या ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। अभी बताया था दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, या तो किलो जूल में या तो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, जूल में। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करने का है तो मैंने आपको बताया था कि 1 जूल का मतलब ये होता है 10⁻³ किलो जूल, है या नहीं? तो मैं को अगर इसको किलो जूल के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसा लिखूंगी? ये बन जाएगा आपका डेल्टा एस इक्वल्स टू 40 इंटू 10⁻³ किलो जूल अपॉन केल्विन। ठीक है, इस जूल को मैंने काय में कन्वर्ट किया है? किलो जूल में। कैसे कन्वर्ट किया है? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि ये भी है किलो जूल में, तो ये भी तो किलो जूल में ही होना चाहिए ना। चलिए देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि डेल्टा जी का मतलब होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, डेल्टा एच का वैल्यू कितना दे रखा है? -110 किलो जूल, माइनस है सेंटर में साइन। टेम्परेचर का वैल्यू कितना है? 400 इंटू डेल्टा एस का वैल्यू कितना है आपका? 40 इंटू 10⁻³ किलो जूल अपॉन जूल। ठीक है, किलो जूल अपॉन केल्विन। चलिए अब हम लोग करेंगे इसको आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना, ये टेम्परेचर के यूनिट से केल्विन कैंसिल हो जाता है, तो वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम लोग इस एक्सप्रेशन को आराम से कर सकते हैं। ये बन जाएगा आपका -110 माइनस, अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 4 जा 16। जब भी आपके इस टाइप के एक्सप्रेशन आते हैं, ध्यान से देखना, जब भी आपका इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है तो आप इसको करते नहीं बैठेंगे लंबे चौड़े। इसमें यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखो ये है 400 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 10⁻+2। लिख सकते या नहीं? लिख सकते। 400 को मैंने लिखा है 4 इंटू 10⁻+2। 10 की पावर में लेके करना, क्योंकि वो समझाना ज़रूरी है। सिमिलरली मैं इस 4 को भी कैसे लिख सकती हूँ? 4 इंटू 10⁻+1, है या नहीं? इस 400 को मैंने लिखा 4 इंटू 10⁻+2। इस 40 को मैंने लिखा 4 इंटू 10⁻+1। और ओवरऑल कितना साइन है? -3। 4 4 जार कितना होता है? 16। ठीक है, +2 +1 कितना होता है? +3। +3 - 3 कितना होता है? 0। तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। समझ में आया? अगर आप इसको करते बैठते थे तो फिर बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता है। जिसको नहीं समझा वो लोग इधर देखो, 400 इंटू 40 इंटू 10⁻³ ठीक है, इस 400 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 10⁻+2। इस 40 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 10⁻+1 इंटू 10⁻³ 4 4 जार कितना होता है? 16 इंटू 10⁻+2 +1 -3 +2 +1 कितना होता है? +3 +3 -3 क्या होता है? 0। वैल्यू कितना रहेगा? 16। चलिए देखेंगे आगे, रहने देते हैं उसको फिलहाल के लिए। इस चीज़ को आप आराम से कर सकते हो। ये आपका आता है -126 किलो जूल। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, इसलिए मैंने इनका करवाया है एडिशन। बट हम लोग साइन किसका लिखते हैं? ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर है आपका 110, इसलिए आपका साइन कैसा आया? नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन हम लोग किसका लिखते हैं? ग्रेटर नंबर का। तो ये रह गए आपका डेल्टा जी का वैल्यू। ये आया है नेगेटिव, इसलिए प्रोसेस कैसी रहेगी? स्पॉन्टेनियस। बट वो तो हम लोगों ने पहले की ट्रिक से ही बता दिया था। ठीक है, अब देखेंगे इस चीज़ को। अगर मैं बात करती हूँ इस चीज़ की, तो ये चीज़ तो वैसे आप भी कर सकते हो, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, देखेंगे आगे। डेल्टा जी का वैल्यू आपको निकालने का है। डेल्टा एच का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? +50 किलो जूल। यहाँ पे आपको जूल दे रखा है। अगर मुझे जूल को कन्वर्ट करना है किलो जूल में, तो मैं करती क्या हूँ? 10⁻³ से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखेंगे आगे। ये केल्विन है, किलो जूल है, कैंसिल मत करना। देखेंगे आगे। माइनस टेम्परेचर का वैल्यू कितना है? 250 इंटू डेल्टा एस का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? -130 इंटू 10⁻³ मैंने आपको वैसे के वैसे ही बता दिया है कि अगर आपको कभी भी ऐसे एक्सप्रेशन आ जाए तो इसको करते नहीं बैठने का है। देखो कैसे करेंगे। अगर आपको इस चीज़ को करने का है तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो। देखो इधर, ये है 25। 250 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻+1। येस और नो लिख सकते हैं। 130 को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं 13 इंटू 10⁻+1, है ना। 250 को 10⁻+1 इंटू 25।
130 को 13 इंटू 10 की पावर +1 और यहाँ पे था ऑलरेडी आपका -3। ऐसे कैलकुलेशन को 10 की पावर में ही लेके सॉल्व करो, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है। ठीक है, देखेंगे आगे। यहाँ था माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो वैसे तो वैल्यू आपकी प्लस में ही आने वाली है। आप इस चीज़ को आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। इसका वैल्यू आता है आपका, अगर आप लोग ध्यान से करते हो तो ये वैल्यू आपका आएगा 50 + 32.5, तो ये वैल्यू आपका करीबन 82.5 के आसपास आएगा। वैल्यू कैसा रहेगा, किलो जूल में। मैंने यहाँ पे क्या जाना कि मेरे डेल्टा एच का साइन कैसा है, प्लस, और अगर डेल्टा एच का साइन आता है प्लस तो रिएक्शन कैसी रहती है, स्पॉन्टेनियस। ये झंझटों में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर न्यूमेरिकल या 1 मार्क या 2 मार्क या MCQ में पूछा जाए तो डायरेक्ट अपने ट्रिक को लगा के करने का। ठीक है, बचते हैं आपके 4 और न्यूमेरिकल्स, तो ये वाला आपका लास्ट क्लास नहीं है, सॉरी टू से दिस, क्योंकि 4 न्यूमेरिकल्स हैं बचे। तो 4 न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लाइक और शेयर और कमेंट तो बनता ही यार वीडियो, इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।